खुशी तो है कि सिलेक्शन हुआ है, पर उससे ज़्यादा दुख भी है। बार-बार बहुत ज़्यादा उनको दबा दिया गया था, तो वो बार-बार मुझसे यही पूछ रही थी कि बताइए नहीं कैसा हुआ, और मैं हर बार उनको बता रही थी। तो मोबाइल कितना देर आप हैंडल करती थी रील वगैरह देखने में और फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप चैट करने में? ये सब भी तो चलता ही होगा। नहीं सर, बहुत कम बोलूँगी, क्योंकि लाइब्रेरी में रहती थी मेनली, तो वहाँ पे पढ़ाई ही होती थी और बाकी घर में भी आके रिवीज़न करना होता था। तो वो काफ़ी कंट्रोल्ड वे में करती थी। अब कुछ सवाल और हम आपसे ये कर लें कि रेवेन्यू ऑफ़िसर के रूप में बिहार को आप कहाँ पहुँचाना चाहती हैं? सर, अभी तो काफ़ी कुछ सिखाया जाएगा। अभी मुझे इस बारे में काफ़ी लिमिटेड जानकारी है, तो जो भी कार्य मुझे सौंपे जाएँगे मैं उनको पूरे मन से करूँगी। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सर, मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ती हूँ, 6-7 घंटे पढ़ती हूँ। वैसे एग्ज़ाम्स के टाइम में वो 10 घंटे तक सर, इंटरव्यू के लिए मेनली 3-4 मॉक टेस्ट दिए हैं मैंने, और हाँ, 4। और उसके अलावा जो परिवार है मेरा वो रोज़ रात को बैठ के प्रॉपर इंटरव्यू लेते थे लोग, सब लोग, लोगों में भाई-बहन, कौन? मम्मी-पापा, भाई-बहन। मम्मी की तबीयत ख़राब थी, फिर भी वो ज़िद करके चलो आओ बैठो सब इंटरव्यू लो टुप्पू का। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेंद्र मिश्र का। आप देख रहे हैं चौकस भारत। आज एक कहानी, उस कहानी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी एक बच्ची की जो ज़िंदगी है उसके काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। किन किन परिस्थितियों में वो अपना ज़िंदगी को एक मुकाम पाने के लिए जो है उन पायदानों पर चढ़ते गई हैं। इन सारे बातों को आज हम साझा करेंगे। दरअसल बात ये है कि चौथे अटेम्प्ट में ही उन्होंने बीपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा को क्रैक किया है और इस वक्त वो बिहार सरकार में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर तैनात होने वाली हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ साल्वी कुशवाहा हैं और इन्हीं से हम कुछ बातें बढ़ाते हैं, आगे जानकारी भी लेते हैं कि भाई किन किन परिस्थितियों में इन्होंने जो है सफलता हासिल की है और कैसे कैसे यहाँ तक जो पहुँचना हुआ है इनका, ये कैसे संभव हुआ। साल्वी, सबसे पहले तो दिल से बहुत शुभकामना आपको हमारे चैनल की तरफ से। थैंक यू सो मच। हम जानना ये चाहते हैं कि ये ऑफिसर बनने का जो ये जुनून है आपके अंदर, वो आपके जीवन के किस पड़ाव पर जो है वो सवार हुआ आपके माथे पर, और कैसे किन-किन परिस्थितियों को जूझ कर, झेल कर आपने यहाँ तक का जो पड़ाव है, वो मुकाम है, वो हासिल किया? जी, ग्रेजुएशन के टाइम में जब पढ़ाई कर रही थी, तो उस समय पापा का सपना पता चला कि उन्हें चाहिए कि घर में एक गवर्नमेंट ऑफिसर होनी चाहिए। तो उसके बाद से ही फिर इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करने के बाद तैयारी शुरू कर दी थी। पहला अटेम्प्ट मेरा 67th बीपीएससी में रहा था। वहाँ तक मैं इंटरव्यू तक गई थी, पर फाइनली उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और इस बार मैं फाइनली राजस्व पदाधिकारी के पद पे चयनित हुई हूँ। देखिए, सवाल अब यही है, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये क्रैक किया है और एक अपने पिता के सपना को भी पूरा किया है। तो अब इस पूरे जो दौरान रहा, तैयारी के दौरान या फिर जो इंटरव्यू तक पहुँचने का जो सिलसिला रहा, तो इस बीच में कई परिस्थितियों को भी आपने देखा होगा। तो किस तरह से उसमें आपने खुद को सँभाला और स्तंभ के रूप में खड़ा किया है? पूरे तैयारी के दौरान माता-पिता, परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है। इसी दौरान अभी पिछले नवंबर में मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, और इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था 27 जनवरी को। उसके पहले हमारा बहुत ज़्यादा ही हॉस्पिटल विज़िट्स स्टार्ट हो गया था, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रह रही थी तो। पर फिर भी इस दौरान भी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा है, और 26 तारीख को मम्मी को आईसीयू में डालना पड़ा, तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी तो, और 27 को ही मेरा इंटरव्यू था। तो वही फिर मैं वहाँ से मम्मी से मिल के गई थी पूरे रास्ते, तो काफ़ी ज़्यादा तनाव महसूस हो रहा था।
पर सब अच्छा रहा मम्मी के और पापा के आशीर्वाद से। बैकग्राउंड कैसा है आपका? पिताजी क्या करते हैं? माताजी क्या करती थीं? अब तो नहीं है वो आपके इस खुशी में, लेकिन परोक्ष रूप से उनका जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके साथ है। तो किस तरह का बैकग्राउंड रहा और किस तरह आपने कहाँ-कहाँ से जो ज़रूरतें होती हैं तैयारी के दौरान उसको आपने तय किया है? जी, बिल्कुल। मेरे पिताजी जो पहले हम लोग गाँव में रहा करते थे, जी। वहाँ पे दादाजी मेरे विक्रमगंज नगर परिषद के चेयरमैन थे और पिताजी वाइस चेयरमैन थे। पर जब हम चारों भाई-बहन जो हैं पढ़ाई की शुरुआत हुई तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया कि यहाँ से सब कुछ छोड़ के और पटना शिफ्ट कर जाना है हुँ। और यहाँ पर आकर के हम चारों भाई-बहन का एडमिशन हुआ स्कूल्स में और उसके बाद से मम्मी-पापा ने बहुत मेहनत किया है। मम्मी हमारी बुटीक चलाती हैं और पापा का भी गिफ्ट शॉप है। हुँ। तो बस मम्मी-पापा का काफ़ी मेहनत रहा है इसमें। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन मगध महिला कॉलेज से हुआ है। हुँ। अ अ, उसके बाद मैंने वही सिविल सर्विसेज़ के लिए तैयारी शुरू की थी हुँ, हुँ, हुँ। और कोचिंग सेल्फ स्टडी ही करती हूँ, पर टेस्ट मैंने ऑफ़लाइन बहुत सारे टेस्ट दिए हैं। अच्छा, मतलब जो सहारा लिया आपने ऑफ़लाइन टेस्ट का लिया है, तो घर बैठे तैयारी की आपने? जी, बिल्कुल, घर बैठे तैयारी की है पर ऑनलाइन कुछ जैसे सोर्सेज़ अवेलेबल थे, आईएएस कॉरिडोर उनमें ऑनलाइन कोर्सेज़ था उनका, हुँ, तो हुँ। वो मैं करती थी और उसपे भी टेस्ट देती थी। चलिए एक बड़ा ही विचित्र जो है वो आपके सब्जेक्ट को लेके ये उधेड़-बुन हो रहा है मेरे मन में कि भई आपने रसायन शास्त्र से प्रतिष्ठा प्राप्त किया है और सिविल सर्विसेज़ के लिए आपने भूगोल शास्त्र को चुना, तो ये कैसे संभव हो सका? सर जब मैंने तैयारी शुरू की, तो केमिस्ट्री तो रसायन शास्त्र तो बिल्कुल पढ़ा हुआ था, हुँ। पर उस दौरान जब मैं शुरू कर रही थी तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के दौरान ज्योग्राफ़ी में मुझे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा था। तो इस तरह से और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा जीएस-2 में और प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन्स उससे आते हैं। हुँ, हुँ। तो इसलिए उसको सब्जेक्ट रखने का फ़ैसला किया। शुरुआत में ज्योग्राफ़ी पढ़ने में तो कुछ परेशानियाँ आई होंगी, कुछ उसके जो टर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, तो उसमें तो काफ़ी लगा होगा कि बड़ा ये बेकार चयन कर लिया मैंने। नहीं सर 10th तक पढ़ा हुआ था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छा, लग रहा बेस था। जो है वो हाँ, मज़बूत था। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। अब कुछ सवाल और हम आपसे ये कर लें कि रेवेन्यू ऑफ़िसर के रूप में बिहार को आप कहाँ पहुँचाना चाहती हैं? सर अभी तो काफ़ी कुछ सिखाया जाएगा। हुँ। अभी मुझे इस बारे में काफ़ी लिमिटेड जानकारी है, तो जो भी कार्य मुझे सौंपे जाएँगे मैं उनको पूरे मन से करूँगी। पिछले कई महीनों में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है बिहार सरकार का, उसमें काफ़ी उथल-पुथल देखने को मिला है। तो इससे लगता है कि जो है वो लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है मेरे साथ भी। नहीं सर ऐसा नहीं सोचूँगी, चैलेंजेस तो बिल्कुल बहुत सारे आएँगे, हुँ। पर सबको पार किया जाएगा। मतलब उसको आप हैंडल कर लेंगे। यस सर, बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी। चलिए एक अहम सवाल अब ये कि उन बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं जो विपरीत परिस्थितियों में जी रही हैं, लेकिन सपना उनका बहुत ही हाई लेवल का है, वो भी क्रैक करना चाहती हैं यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य लोक सेवा आयोग जो राज्यों के होते हैं और संभव जो है उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो कैसे वो खुद को मेंटेन करें, कुछ हैंडल करें? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। हुँ, तो बिल्कुल हार नहीं मानना चाहिए, जैसी भी परिस्थिति आए हम जानते नहीं हैं कि आगे क्या होने वाला है, पर हुँ। किसी भी परिस्थिति में हमें अपना 100% देना चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ बनना चाहते हैं और मन लगाकर आप उसके लिए मेहनत करते हैं तो हो जाएगा मुझे लगता है। कितने घंटे पढ़ाई करती थीं आप? सर मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ती हूँ, 6-7 घंटे पढ़ती हूँ, वैसे एग्ज़ाम्स के टाइम में वो 10 घंटे तक तो जाता किस था। तरह से पढ़ती थी 6-7 घंटे? किताब लेकर के नोट्स बनाती थीं या फिर मोबाइल का सहारा लेके पढ़ती थीं? बहुत सारे छात्र-छात्राओं को मैंने देखा है खुद अपनी आँखों से कि भई यूट्यूब चला लेते हैं, वो एआई से कुछ-कुछ आते रहता है, उसको सुनते रहते हैं, उसको अपन समझते रहते हैं। तो क्या ये प्रक्रिया सही है? सर सबकी अलग-अलग अपनी स्ट्रेंथ होती है। हुँ।
मुझे मेनली किताब से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, हार्ड कॉपी जो है वो मुझे काफ़ी उससे सपोर्ट मिलता है। और मैंने लाइब्रेरी भी जॉइन किया था, तो मैं वहाँ बैठ के पढ़ती थी। और टेस्ट भी जो है मैं ऑफ़लाइन ही प्रेफ़र करती हूँ, तो वो काफ़ी मुझे ठीक लगता है। मतलब 6-7 घंटे पढ़ाई जो है वो काफ़ी हो सकता है, जी, बिल्कुल सर, पर वो कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ होना चाहिए। प्रतिदिन कोई उसमें नागा नहीं होनी चाहिए, हाँ, है ना? बिल्कुल। अब ये बात जानना अत्यंत आवश्यक है कि 6-7 घंटे की पढ़ाई तो कर लेंगे, लेकिन उसमें जो कंटिन्यूटी है, वो बरकरार होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट वाइज़ डेज़ को बाँटते हैं आप या फिर एक पूरा सब्जेक्ट ख़त्म कर लेते हैं, फिर वो दूसरे में हाथ लगाते हैं, इस तरह से? सर स्टार्टिंग से तो ऐसा नहीं होता है, स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा चेंजेस करना पड़ता है कि कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ें, पर जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं तब सब्जेक्ट वाइज़ उसको कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसा मेरा स्ट्रैटेजी रहा है। टारगेट भी रहता हाँ, होगा? टारगेट रहता है, उसको पूरा करना रहता है। कितने दिनों का टारगेट रहता है एक सब्जेक्ट के लिए? सर वो तो डिपेंड करता है, जैसे अगर 30 डेज़ बचे हैं तो उसमें 7-7 डेज़ करके बाँट लेती हूँ। हुँ। और वैसे ही जब वो कम होते जाता है तो 2-2 दिन में भी एक-एक सब्जेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, इस तरह से निरंतरता जो है उसको बरकरार रखने की आवश्यकता है। इंटरव्यू के लिए आपने सहायता कहाँ से लिया? सर इंटरव्यू के लिए मेनली 3-4 मॉक टेस्ट दिए हैं मैंने। अभी और भी है। हाँ, 4 4। और उसके अलावा जो परिवार है मेरा हुँ, वो रोज़ रात को बैठ के प्रॉपर इंटरव्यू लेते थे लोग, सब लोग, लोगों में भाई-बहन, कौन? मम्मी-पापा, भाई-बहन। मम्मी की तबीयत ख़राब थी, फिर भी वो ज़िद करके चलो आओ बैठो सब इंटरव्यू लो टुप्पू का, तो तो ऐसे। मतलब कुछ हम चाहते हैं कि आप साझा करें उन परिस्थितियों को भी कि मम्मी बीमार थीं और उसके बावजूद भी वो आपके करियर के लिए कितनी संजीदगी से हर लम्हा को जिया है उन्होंने और उनके आखिरी वक़्त तक ये सपना था कि मेरी बेटी अधिकारी बन जाए, तो मेरा जीना जो है या मेरा आना इस पृथ्वी पर सफल हो सकता है या बिटिया का आना सफल हो सकता है, हमारे ख़ानदान का नाम रोशन हो सकता है। तो उन परिस्थितियों को हम चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा साझा करें उन पूरे माहौल को। सर जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, मतलब पिछले 4 साल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स तो बिल्कुल जब तक होता नहीं है तब तक तो देते ही हाँ, रहते हैं। बिल्कुल। तो कभी भी कोई एग्ज़ाम होता है तो सेंटर्स तो बहुत दूर जाते हैं। जी, जी। पापा तैयार रहते हैं हर जगह ले जाने के लिए। हुँ, मतलब हम लोग बोलते भी हैं कि खुद से चले जाएँगे, पर वो कभी नहीं होता है, वो हमेशा जाते हैं। हुँ, और जब भी एग्ज़ाम होता है, सुबह जगना होता है, तो हम लोगों से पहले मम्मी जगती हैं, सारा सब कुछ काम करती हैं। हुँ, तो लगता है कि एग्ज़ाम सिर्फ़ मेरा हो रहा है, पर पूरा परिवार ही उसमें इन्वॉल्व इन्वॉल्वड होता रहता है। है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे सबका ही एग्ज़ाम हो रहा है। हुँ, हुँ। तो हर तरफ से परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है, भाई-बहन बहुत ही सपोर्टिव हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि हो जाएगा, इस बार हो जाएगा और इस बार हो गया। मोबाइल कितना देर आप हैंडल करती थी रील वगैरह देखने में और फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप चैट करने में, ये सब भी तो चलता ही होगा? नहीं सर, बहुत कम बोलूँगी क्योंकि लाइब्रेरी में रहती थी मेनली, तो वहाँ पे पढ़ाई ही होती थी और बाकी घर में भी आके रिवीज़न करना होता था। तो वो काफ़ी कंट्रोल्ड वे में करती थी। जिस दिन इंटरव्यू था, उसके पहले भी मॉक इंटरव्यूज़ के लिए जब जाती थी, तो उसमें साड़ी पहन के जाना होता था। अच्छा। तो उस समय मुझे बहुत दुःख होता था क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी, वो खड़ी भी नहीं हो पाती थी, तो उस समय काफ़ी अंदर से दुःख होता था कि वो भी हेल्पलेस फ़ील करती थी कि वो मुझे तैयार नहीं कर पा रही हैं। तो वही इंटरव्यू वाले दिन भी जब मैं जा रही थी, तो मम्मी से मिलने गई थी हॉस्पिटल में, तो उस दिन भी वो काफ़ी हेल्पलेस सी लग रही थी। हाँ। पूरे रास्ते भी मैं रोते हुए गई थी। और आने के बाद बार-बार बहुत ज़्यादा उनको दबा दिया गया था, तो वो बार-बार मुझसे यही पूछ रही थी कि बताइए नहीं कैसा हुआ और मैं हर बार उनको बता रही थी। तो बिल्कुल धैर्य रखें, अब तो होनी को कोई टाल नहीं सकता है। बताएँ आप बिल्कुल क्या स्थिति हुई थी? परेशान नहीं होना है क्योंकि माँ सुन रही हैं, हर बात आपकी सुन रही हैं। बिल्कुल खुशी तो है कि सिलेक्शन हुआ है, पर उससे ज़्यादा दुःख भी है।
ये आपकी भावनाओं से हम बिल्कुल आहत हैं, चूँकि जो आप परिस्थिति से जूझ चुकी हैं, निश्चित तौर पर हम लोग भी उस दौर से गुज़रे हैं। मेरी माताजी भी जब गई तो काफ़ी परेशान था मैं भी, लेकिन अब होनी को कोई नहीं टाल सकता और मुझे लगता है कि माँ अभी भी आपके साथ हैं और वो हमेशा जब तक आप हैं तब तक माताजी का आशीर्वाद हमेशा रहेगा आपको। तो चलिए एक बार फिर से आपको शुभकामना और बहुत बधाई देते हैं और धैर्य के लिए भी कामना करते हैं कि ईश्वर आपको ताकत दे, शक्ति दे और काफ़ी पावर दे हर चीज़ के लिए कि आप पूरे अपने जो भी उस तरह की जो परिस्थितियों से जूझ रहे बच्चे हैं, उनका आप खड़ा होके सहायता करें। चलिए बहुत शुभकामना आपको फिर से। अब सीधा हम पहुँचते हैं, इनके पिताजी हैं, सुनील कुमार सिंह जी हैं, इनसे हम कुछ बातचीत कर लें और जानने का प्रयास करें कि पूरे इस माहौल को बनाने में ये किस-किस परेशानियों का सामना किए हैं। सर आज तो आपको बहुत खुशी हो रही होगी यस जी क्योंकि बिटिया अब अधिकारी बन गई है, जी ऑफ़िसर बिटिया हो गई है जी आपकी। जी जी तो परिस्थितियों से जब जूझ रहे थे आप, तो लगता था कि मेरी बेटी अधिकारी बन जाएगी? जी हमको इस बार पूर्ण विश्वास था हुँ, कि बीपीएससी में अच्छे रैंक से हुँ, हम तो 100 से नीचे का होप किए थे, हुँ, लेकिन खैर जो है वो परीक्षा है, इंटरव्यू है, सब कुछ मिला के और वो चूँकि एक बॉडी को करना है, बीपीएससी को करना है, तो उन्होंने जो किया उस पे नहीं, लेकिन हमारे दिल में ये एक इच्छा थी कि इनका जो नंबर आएगा 100 से नीचे आना चाहिए। जी, जी। और हर तरह से इनको हमेशा सपोर्ट, चूँकि हम गांव भी छोड़े तो इन्हीं लोगों के लिए, बच्चों के लिए ही छोड़े। हम वहाँ काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति थे, राजनीति में हम भी थे। अच्छा, हम वहाँ वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। उस समय हमारा क्षेत्र जो विक्रमगंज था वो नगर पंचायत के नाम से जाना जाता था और उस समय हम 5 साल वाइस चेयरमैन थे। लेकिन हम देखे जब वाइस चेयरमैन थे तो देखे बच्चे छोटे-छोटे, यही 3 बच्चे थे, तो हम देखे कि गाँव का जो माहौल होता है थोड़ा-सा माने हमारे नज़र में आज के डेट में गलत है। वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता है। गाँव में पढ़ाई कम और चीज़ लोकल अधिक, पॉलिटिक्स ज़्यादा जी, होता जी, है अधिक और है। हाँ, तो इसलिए हमने और हमारी मिसेज़ ने जी, एक डिसीजन लिया कि चलिए पटना चलते हैं और हम पटना आ गए, सब कुछ छोड़-छाड़ के। आज भी हम ये किराए के मकान में ही हैं। हुँ, लेकिन यहाँ आने के बाद सर ये है कि हमारी तीनों बेटी सफल हुई, एक तरह से सफल ही हुई, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बड़ी बेटी जो है आज एमकॉम करके हुँ, उनका एमकॉम करके बैठी हुई थी, तो हमने 2 साल पहले कहा कि बेटी आप टीचर ट्रेनिंग कर लीजिए। तो 2 जुलाई से उनका एग्ज़ाम है फाइनल बीएड वाला, और ये सेकंड बेटी हुई तो ये बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर हो गई। और मेरी जो सबसे छोटी बेटी है वो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट होके आज पुणे में जॉब क्या कर बात रही है। है। अब आपको लग रहा होगा कि वो जो एक गीत है, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज जी, जी दुलारा, सर, तो एकदम, ये एकदम राज निश्चित। दुलारे जो हैं जी, आपके हाँ, हाँ नाम करेंगे। और जो बेटा है वो मेरा 8 साल बाद आया था इन लोगों से, तो वो आज 12 का एग्ज़ाम दिए। वैसे नवंबर से तो काफ़ी परेशान पूरा परिवार रहा है, इसमें दो मत नहीं है कि मेरे संस्कार का देन कि मेरी दोनों बेटी और बेटा मम्मी की बहुत सेवा की। उसी परिस्थिति में बेटे का एग्ज़ाम हुआ 12 का। एक अहम सवाल आपसे जी, ये करना है और ये ज़रूरी भी है कि जी, जब विपरीत परिस्थिति आई जी, आपके जीवन में, जो तूफ़ान आया, आपके पत्नी का बीमार होना, उसके बाद आईसीयू में एडमिट होना, बिटिया का इंटरव्यू होना, उसी दौरान सब कुछ हुआ। तो एक बुटीक और एक गिफ्ट दुकान से कैसे ये पूरा बच्चों की पढ़ाई से लेकर सब कुछ कैसे ये जी, सँभाला आपने? जी, जी। सबसे बड़ी चीज़ है बुटीक तो उसी समय से रजिस्टर हो गया, और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी छोटी बेटी जो है, जो पुणे में जॉब करती हैं, हुँ। उनका रहा परिवार के प्रति। आप उम्मीद करती हैं कि जो शाल्वी हैं वो आगे चल के और जो बड़े परीक्षाएँ हैं उसके लिए भी कोशिश करेंगी, उस पर भी अपना जो है वो पूरा एनर्जी लगाएँगी? एकदम सर, हम आज ही से तैयारी करा रहे हैं,
क्योंकि 71वीं का भी ये मेंस दे चुकी हैं, 72वीं का भी फार्म भरी हुई हैं। क्या बात है। पीटी और मेंस 71वीं का भी इनका फाइनल हो गया है। अब अगर सेलेक्ट हो जाती है तो फिर इंटरव्यू में जाएंगी और 72वीं भी देंगी। चलिए, बहुत 26 शुभकामना जुलाई को। आपको भी, बहुत बधाई और अग्रिम बधाई उसके लिए जिसके लिए आप इतने तत्पर हैं। एक पिता जो है वो जिनका कर्तव्य होता है वो आप बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही होती है। महाभारत में एक लाइन है जो यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि कार्यम कृते यदि न सिद्ध्यति को यत्र दोषः। युधिष्ठिर सीधा जवाब देते हैं उसका, कार्ये दोषः। अगर कार्य करने की पद्धति में परिवर्तन किया जाए, कार्य को बदला जाए और उसे समझने का प्रयास किया जाए तो असफलता कभी जीवन में आ ही नहीं सकती है। और इसका सीधा उदाहरण जो है वो साल्वी खुद बैठी हैं यहाँ और दे रही हैं। तो चलिए, अब इंतज़ार करते हैं और शुभकामना भी देते हैं कि आने वाले दिनों में ये और बेहतर करें और हमारे राज्य का नाम रोशन करें, अपने पिता और माता दोनों के नाम को काफ़ी रोशन करें। और उम्मीद जो है इनसे पूरा बिहार लगाए भी। इंतज़ार करें, बने रहें। बहुत शुक्रिया।